हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सीएसई एकेडमी। आज हम हमारी लेक्चर का जो सीरीज है कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यू का ये फोर्थ लेक्चर है, जिसके अंदर हम कंप्लीट एमसीक्यू से हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। और ये है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में है क्या? ठीक है। इफ फार्मर वो वर्क्स ऑन हिज फील्ड ओनली ड्यूरिंग द खरीफ सीजन एंड रिमेन आइडल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो स्टेटमेंट सही है कि कोई इंसान, जैसे 3 सीजन होते हैं, खरीफ हो गया, जायद हो गया और रबी हो गया, पर एक फार्मर जो केवल खरीफ में काम कर रहा है, वो जायद और रबी में काम ही नहीं कर रहा, तो रेस्ट चाहे तो वो रेस्ट ईयर वो कंप्लीट काम कर सकता है, पर उसने किया नहीं। इसी को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड है पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स वर्किंग एज ए क्लरिकल असिस्टेंट इन ऑफिस। अब पोस्ट ग्रेजुएट है इकोनॉमिक्स के अंदर और वो क्लर्क का काम कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन ऑब्वियसली हो गया ना अंडर एम्प्लॉयमेंट का। थर्ड है कंस्ट्रक्शन वर्कर वो गेट्स वर्क फॉर ओनली 15 डेज इन ए मंथ एंड ऑन एवरेज। तो स्टेटमेंट भी सही है। अब वो चाहे तो 15 डेज और काम कर सकता है, पर उसने चूज किया है 15 डेज काम करना ही। तो यहाँ पे पूछा है करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 1, 2 और 3। सेकंड ऑप्शन, सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द इन द डेवलप्ड कंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारी यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट कैसे है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज प्राइमली ए रिजल्ट ऑफ डिफिशियंसी इन एग्रीगेट डिमांड। इंडिया में एग्रीगेट डिमांड डिमांड की कमी है ही नहीं। हमारे पास डिमांड की कमी नहीं है, हमें सप्लाई की कमी है, हमारे पास कैपिटल नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज लार्जली वॉलेंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट लार्जली वॉलेंट्री नहीं, हम इतने अच्छी कंट्री नहीं है कि हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलती जाए। ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई का कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे है, बहुत सारी कंट्रीज में है, इसके स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, जहाँ पे अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रहोगे तो भी आपके खाते में, आपके अकाउंट में कुछ बेसिक इनकम मिल जाएगी, तो वहाँ पे वॉलेंट्री रह सकते हैं। वैसे वहाँ के लोग वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड नहीं रहते हैं। ठीक है। थर्ड है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द डोमेन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शनल है या नहीं है? देखो फ्रिक्शनल होती है। फ्रिक्शनल का क्या मतलब है? फ्रिक्शनल का मतलब है एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है इंसान इन इंडिया ड्यू टू हाई लेबर मोबिलिटी वाइल स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट डोमेन्स इन डेवलप्ड कंट्री नहीं। देखो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे ऑटोमेशन आ गया है, एआई आ गया है। अब एआई आने की वजह से क्या है, लोगों को कई लोगों को एआई पता ही नहीं है, मतलब या फिर नई मशीन आ गई है तो ऑटोमेशन के लिए वो स्किल्ड वर्कर नहीं है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये ऐसा इंडिया में नहीं है, मतलब इंडिया में है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, पर यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री के लिए बोला है, तो डेवलप्ड कंट्री में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है। फोर्थ देखते हैं। अनलाइक इन डेवलप्ड नेशन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली ए सप्लाई साइड इशू। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, सप्लाई साइड इशू है स्टेमिंग फ्रॉम ए शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। स्पेशली कैपिटल की हमें सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है कि हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, पर हमारे पास कैपिटल की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी रिलेटेड टू द लार्ज लेबर फोर्स। लार्ज लेबर फोर्स तो हमारे पास है, पर कैपिटल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। थर्ड एमसीक्यू देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ऐसा डेट जो कैपिटल की फॉर्म में हो, है ना, और वो नॉन डेट टाइप के हो, मतलब ठीक है, उसको हमें वापस से देना नहीं है। अब दो टाइप की रिसीट होती है, या तो कैपिटल होगी, या ठीक है, या तो होगी कैपिटल, या फिर होगी वो रेवेन्यू। कैपिटल में क्या है? कैपिटल का मतलब यही है कि वो एसेट लायबिलिटी में डिफरेंस आता है, और रेवेन्यू में एसेट लायबिलिटी में डिफरेंस नहीं आता है। तो फर्स्ट देखते हैं बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग हुई है, तो ऑब्वियसली हमें आज नहीं तो कल वापस लौटाना होगा, तो इससे एसेट लायबिलिटी में फर्क आया या नहीं आया? ठीक है। सेकंड है, यहाँ पे नॉन डेट है और कैपिटल होना चाहिए, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। ठीक है। बी है, यहाँ पे कैपिटल की फॉर्म, कैपिटल वाला नहीं है। बी है प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ टी बिल। टी बिल का भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लौटाना वापस पड़ेगा और नॉन डेट नहीं है ये। फिर है डिविडेंड्स रिसीव फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये रेवेन्यू है क्योंकि यहाँ पे एक टाइम के लिए है। ठीक है। थर्ड है मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस के स्टेक को बेचती है, जैसे एलआईसी में कुछ स्टेक
गवर्नमेंट ने बेचा, तो वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। तो थर्ड में हो जाएगा डी। अब फोर्थ देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ बजटिंग इन इंडिया। जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखिए, जैसे कोई पिछला साल है, अब उसके जो साल है, जो भी एक्सपेंसेस है, उनको एक तरीके से रीअसेसमेंट करना है। तो रीअसेसमेंट के बाद नया बजट बनेगा, और उसके बाद मतलब नए बजट को एक तरीके से एनालिसिस करके उसको जो मतलब नया बजट है उसको वहां से जीरो माना जाएगा। मतलब पिछली जो स्कीम्स है उनको रीअसेसमेंट किया जाएगा, ना कि पिछली जो स्कीम्स है उनको कंबाइन करके रखा जाएगा। तो अब देखते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द एम ऑफ लिंकिंग फाइनेंशियल आउटले टू फिजिकल आउटकम। नहीं, फिजिकल आउटपुट्स ऑफ ए स्कीम, फिजिकल आउटपुट स्कीम वाला तो बजट ही अलग है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, आउटपुट बजटिंग शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम द आउटपुट टू द अल्टीमेट इम्पैक्ट और आउटकम्स ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये सही है। तो इसमें क्या होता है, आउटपुट आउटकम बजटिंग क्या होती है? देखो, तीन चीजें होती है। सबसे पहले तो आउटले, 14,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए आउटले हुआ है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। उसके बाद में उसका जो आउटकम है, अब आउटकम टैप वाटर या फिर जल से रिलेटेड, जो भी पानी से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट बनना था कि हाँ भाई वहाँ पे टैप वाटर मिला है, या फिर सैनिटेशन वगैरह को लेके जो भी स्कीम थी वो इम्प्लीमेंट हुई है, ये है आउटकम। सॉरी, ये है आउटपुट। अब उसके बाद में आउटकम क्या, जैसे पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हुआ है, हेल्थ इम्पैक्ट जो पड़ते थे वो रिड्यूस हुए हैं, तो ये है आउटकम। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, पहला है आउटपुट, ठीक है, आउटकम, और है आउटले। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि आउटकम, आउटले और आउटपुट तीनों चीजें क्या है। सबसे पहले आउटले होता है 14,000 करोड़ का, फिर आउटपुट हुआ कि जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया, टैप वाटर वगैरह ये लगाए गए, फिर आउटकम क्या हुआ इसका। ठीक है, द मर्जर ऑफ द रेलवे बजटिंग बजट विद द जनरल बजट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विवेक देब्रोई कमेटी। ये सही है। देखो, 1924 के अंदर रेलवे बजट और जो जनरल बजट वो दोनों अलग अलग किए गए थे एक्वर्थ कमेटी के मतलब रिकमेंडेशन पे। फिर 2017 के अंदर दोनों को वापस कंबाइन कर दिया गया, जनरल बजट को और रेलवे बजट को, किसकी रिकमेंडेशन पे? विवेक देब्रोई कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो पहले रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों अलग अलग क्यों थे? पहले अलग अलग क्योंकि इसलिए किए थे, जब ब्रिटिशर्स थे उनके लिए रेलवे एक बहुत बड़ा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके लिए अलग से बजट इसलिए रखा गया क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स वो काफी ज्यादा करते थे, और उनको ऐसे समझ लो कि लाइफलाइन थी ब्रिटिशर्स के लिए रेलवे। पर आज रेलवे मतलब है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी है, पर हमारे लिए रेलवे एज ए ट्रांसपोर्ट यूनिट है हमारे लिए, इसलिए। तो दोनों को जो रिकमेंडेशन था विवेक देबरॉय कमेटी, उन्होंने इसको रिकमेंड किया और गवर्नमेंट ने माना, और आज दोनों बजट सेम है। तो 2017 में इसको मर्ज कर दिया गया था, और 1924 से ये दोनों अलग थे, जो कि एकवर्थ कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है, और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। फिफ्थ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन रेवेन्यू डिफिसिट नेसेसरीली। ठीक है, ये देखना, ऐसे वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना जहां पे हार्श और बहुत ज्यादा इस टाइप के स्टेटमेंट हो, वहां थोड़ी सी आपके आंखें मतलब समझ लो प्यूपिल डायलेट हो ही जानी चाहिए। एन इंक्रीज इन रेवेन्यू डिफिसिट नेसेसरली लीड्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल डिफिसिट। नहीं, ये हमेशा नहीं होगा। रेवेन्यू डिफिसिट बहुत ज्यादा है मान लो, अब फिजिकल डिफिसिट हमेशा होगा ही होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लो रेवेन्यू डिफिसिट बहुत ज्यादा है, तो जो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको कम कर दो, उसको कम कर देंगे तो कोई जरूरी है कि होगा। तो स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सेकंड है प्राइमरी सरप्लस। प्राइमरी सरप्लस का मतलब समझ रहे हो? प्राइमरी सरप्लस का मतलब है जो मान लो जो प्राइमरी प्राइमरी डिफिसिट है, जहां पे क्या होता है, एक तरीके से इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी फिजिकल डिफिसिट में से इंटरेस्ट को कम कर दो, तो वो गया प्राइमरी डिफिसिट। अब प्राइमरी डिफिसिट है, अब वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट वो है बहुत कम, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी सरप्लस। इंडिकेट द गवर्नमेंट रेवेन्यू सफिशिएंट टू कवर इट्स नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। ये स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे सही। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछेंगे इफ फिजिकल डिफिसिट लीड टू एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। फिजिकल डिफिसिट लीड टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। देखो, फिजिकल डिफिसिट है, अब इसके लिए करनी पड़ेगी बोरोविंग। अगर बोरोविंग की है कहां से? आरबीआई से। तो आरबीआई क्या करेगा? नए नोट एक तरीके से प्रिंट करेगा, और नए नोट प्रिंट करके उस बोरोविंग को अगर गवर्नमेंट
मतलब एक तरीके से मतलब एक्सपेंडिचर में यूज करती है और वो मनी सप्लाई इंजेक्ट हुई है मार्केट के अंदर, तब तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तब तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और इन्फ्लेशन होगा इसकी वजह से। पर मान लो पब्लिक से ही लिया है, जो भी पैसे हैं वो पब्लिक से ही लिया है, तो पब्लिक से पैसे लिए हैं तो कैसे फिर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी? पब्लिक के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी और गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची से या टेबल बेच दिया और वहां से ले लिए पैसे, तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई तो एक तरीके से इंजेक्ट होने की जगह ले ली ना, खींच ली ना। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यहाँ पे पूछे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ओनली 2। सिक्स एमसी को देखते हैं। स्मॉल एग्रीकल्चर प्लॉट इन ए विलेज इज कल्टिवेटेड बाय ए फैमिली ऑफ 8 मेंबर, ठीक है, producing 20 quintals of wheat annually. When 3 members of the family migrates to a nearby city for work, the remaining 5 members, using the same technology and resources, still produce 20 quintal of wheat. Which of the following concepts is best illustrated by the scenario? तो भाई 20 लोग थे, 20 क्विंटल गेहूं उगाते थे 8 लोग, और 5 लोग चले गए, 5 लोग अब बचे हैं, उसमें से 3 लोग चले गए और अभी भी 20 क्विंटल ही, तो 3 लोग क्या है? ऑप्शन देखते हैं। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ 3 माइग्रेटेड लेबर्स वाज 0। सही है, 3 लोगों का होना नहीं होना बराबर, तो इसलिए उनकी मार्जिनल जो एडिशनल, देखो मैंने मार्जिनल का मतलब बताया था कि मार्जिनल जहां जा जाए समझ लेना एडिशनल, एक्स्ट्रा यूनिट। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उनकी मार्जिनल एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्टिविटी 3 माइग्रेटेड लेबर वाज 0 थी, ठीक है। द फैमिली वाज एक्सपीरियंस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने बताया छुपी हुई, ठीक है, तो ये हिडन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। थर्ड है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है, माइग्रेशन विल नेसेसरली लीड टू ए डिक्रीज इन द विलेज ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज मेजर्ड बाय द ऑफिशियल सर्वे। तो ये स्टेटमेंट ग्रो होगा। अब देखते हैं कैसे। तो माइग्रेशन हुआ है, ठीक है, और ऑफिशियल सर्वे हुआ, तो उसमें उनका नाम ही नहीं है क्योंकि वो डिस्गाइज्ड थे, वो एम्प्लॉयड थे, वो कैसे भी रूप में किसी भी फेज में हो, वो एम्प्लॉयड थे, इसलिए उनका सर्वे में नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, और करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन द इंडियन इकोनॉमी वुड लाइकली लीड टू एन इंक्रीज इन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तीनों लेक्चर में शायद हमने पढ़ा है। फ्रिक्शनल इकोनॉमी फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, कोई इंसान है, जैसे मान लो रिलायंस जियो में काम करता है और उसको टीसीएस में जॉब चाहिए, अब तो कुछ टाइम के लिए, कुछ फ्रिक्शनल टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, इसी को बस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलती है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। The government launch a large scale infrastructure development program। तो नहीं, यहाँ पे नहीं होगी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि क्या होगा, इससे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। समझ रहे हो, लार्ज डेम बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया। यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये तो हो गया रॉन्ग। सेकेंड है, ए न्यू ऑनलाइन जॉब पोर्टल बिकम वाइडली पॉपुलर सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसी। अब जॉब वैकेंसी के लिए बोल रहा है और अच्छा खासा पॉपुलर पोर्टल है, तो यहाँ पे जॉब लोगों को भर भर के मिलेगी, तो इससे तो नहीं होगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा इससे, ठीक है। द राइज ऑफ गिग इकोनॉमी इनकरेज मोर प्रोफेशनल टू लिव स्टेबल जॉब्स फॉर फ्लेक्सिबल। देखो, गिग इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है कि जो प्रोफेशनल्स है वो जॉब छोड़े और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करे, वो जॉब छोड़े और गिग इकोनॉमी में पार्ट करे, क्योंकि गिग इकोनॉमी एक तरीके से बूम कर रही है, ठीक है, राइज हो रहा है इसका। तो यहाँ पे होगी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो छोड़ेंगे, यहाँ पे आएंगे, कुछ टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, और प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, एक टाइम के बाद उनको यहाँ से भी जाना ही है, ठीक है। ये इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम होता है कि, पर एक तरीके से आपने ये न्यूज में पढ़ा भी होगा कि वो एक तरीके से पार्टनर की तरह काम करते हैं, ना कि सैलरीड पर्सन की तरह। मतलब अभी उन्होंने अगर स्टार्ट किया, जैसे कि इकोनॉमी के अंदर स्विगी या डिलीवरी बॉय है, उन्होंने यूज किया वो ऐप, तब तक वो एम्प्लॉयड है। उन्होंने ऐप बंद किया 3 दिन 5 दिन के लिए, तो अनएम्प्लॉयड है, तो वो सैलरीड नहीं है कि 1 महीने काम करना है, वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शार्पली इंक्रीज द रेपो रेट टू कंबाइंड हाई इन्फ्लेशन। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और ये है स्टेटमेंट थर्ड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इसका। एट है, if the government of India opts for major recapitalization of public sector banks through the issuance of recapitalization bond, how would this transaction be reflected in the budget? तो ये स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट, इट इंक्रीज बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट लिविंग द रेवेन्यू डिफिसिट अनचेंज। तो ऐसा नहीं होगा, जैसे बैंक के अंदर
कैपिटल की कमी पड़ गई, तो गवर्नमेंट ने चूज किया है मेजर रिकैपिटलाइजेशन की। गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे डालेगी बैंक में, ठीक है, और फिर मतलब बैंक को पहले इशू करेगी बॉन्ड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन बॉन्ड, और फिर उस कैपिटलाइजेशन बॉन्ड के तहत पैसे लेगी, मतलब एक पूरी चेन बन जाएगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो इंक्रीज द फिस्कल डिफिसिट बाय द सेम अमाउंट। ये स्टेटमेंट भी नहीं होगा। इट इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट विथ नो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द फिस्कल डिफिसिट। देखो फिस्कल डिफिसिट तो बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, मैंने पूरी प्रोसेस बताई ना। कैपिटलाइजेशन बॉन्ड बनाया, कैपिटलाइजेशन बॉन्ड के बाद इशू किए, बैंक को दिया, पैसे लिए, मतलब पूरा साइकिल बन गया। यहाँ पे बात ही नहीं है फिजिकल डिफिसिट की, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक डेट इन इंडिया। एक्सटर्नल डेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेज एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मैं कह रहा नेसेसरीली, एक्सक्लूसिवली, इन वर्ड्स पे आपकी प्यूपिल डायलेट होनी चाहिए। External debt of the central government is raised exclusively from the multilateral institution like World Bank and IMF। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, जो वर्ल्ड बैंक या IMF, वहां से लोन लेता है इंडिया, पर वहीं से नहीं, बायलेटरल भी लेता है, कुछ कंट्रीज से डायरेक्टली भी लेता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया डायरेक्ट गलत। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट है बैंक है, वहां से भी लेता है, ठीक है। सेकेंड है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल डेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है, जी सेक, और ये है इंटरनल डेट। आपको पता है 95% हमारा इंटरनल डेट ही है। ये पिछले हमने सेशन लिया था, उसमें भी इस टाइप का सेम सा क्वेश्चन था, तो ये याद रखना, ठीक है। थर्ड है द लायबिलिटी अंडर द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड आर पार्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द टोटल लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, और ये इंक्लूडेड है टोटल लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, और करेक्ट है 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा बी। 10th है स्टेटमेंट 1, एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ कैपिटल आउटले इन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर इज जनरली कंसिडर एन इंडिकेटर ऑफ ए इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट काफी अच्छा स्टेटमेंट है, और आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर है ना कैपिटल आउटले, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वही है, उसका शेयर बढ़ाते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज्यादा बढ़ाया, जनरली कंसिडर टू एनी इंडिकेटर इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो अलग अलग चीज है बजट की। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ा रहे हैं बजाय के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हो सकता है अभी इंस्टेंट इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिले, पर फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर आज बेनिफिट दे या नहीं। जैसे ये हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है अहमदाबाद टू मुंबई, ये आज भले ही हमें जल्दी, मतलब अभी तो वैसे बन रहा है, पर जैसे ही इसका इनोग्रेशन होगा, इनोग्रेशन के बाद इंस्टेंट इम्पैक्ट दे या नहीं दे, पर उसके बाद में धीरे धीरे इसके आसपास इकोनॉमी फ्लरिश होने वाली है, और वो उसका इम्पैक्ट आज नहीं 10 साल 15 साल बाद मिलेगा। ऐसा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ, जिसको कैपिटल आउटले भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनहेंसेस द इकोनॉमीज लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी की तो बात है यहाँ पे, कैपेसिटी लीडिंग टू हायर फ्यूचर ग्रोथ, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्राइमरी फॉर करंट कंजप्शन। तो स्टेटमेंट सही है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि कैसे कैपिटल आउटले, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए सही है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। विथ रेफरेंस टू द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट देख रहे हैं, द वैल्यू एडेड मेथड प्रिवेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बाय ओनली कंसिडरिंग द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन। देखो वैल्यू एडेड मेथड क्या है, जैसे मान लो कि आपने ये मान लो कि पनीर पनीर की सब्जी है, ठीक है, और ये मिल रही है आपको रेस्टोरेंट में, ठीक है, रेस्टोरेंट में मिल रही है पनीर की सब्जी। अब दुकानदार ने लिया पनीर, ठीक है, पनीर से पहले ये प्रोसेस भी देखते हैं। इसने मान लो दूध लिया, अब दूध ये था 100 रुपए का, अब यहाँ हो गया पनीर 150 का, तो वैल्यू कितनी ऐड हुई 50, तो इसको 50 को ऐड करो, ठीक है। उसके बाद में सब्जी वब्जी लगा लगू के इसके अंदर मसाला वसाला मार के वो हो गया कंप्लीट 500, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू ऐड हुई, ठीक है, 150 से 500 के अंदर, तो यहाँ पे जितनी वैल्यू ऐड हुई, समझ रहे हो, यहाँ पे जितनी वैल्यू ऐड हुई 350 की,
तो इनको इस वैल्यू एडिशन के बाद ही जो काउंटिंग निकलेगी इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। और ये डबल काउंटिंग को अगर हम जो इसकी एक तरीके से हर स्टेज के ऊपर जो प्रोडक्शन हुआ है उसको काउंटिंग करेंगे तो डबल जो काउंटिंग होगी वो प्रिवेंट होगी। सेकंड है अंडर द इनकम मेथड नेशनल इनकम इज द सम ऑफ वेज रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अलोंग विद द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये स्टेटमेंट सही है। इनकम मेथड में क्या है, हर जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्शन हुआ है, जैसे मान लो कि ये पनीर वाला एग्जांपल देखते हैं कि जिसके अंदर जैसे पनीर बनाया किसी बंदे ने, उसके वेजेस देख लो, अब जो शॉप का रेंट है वो देख लो, इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ, और नेट फैक्टर फ्रॉम कहीं से फंडिंग आ रही है बाहर से, ठीक है, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो पैसे आ रहे हैं, इन सबको ऐड कर लो तो ये इनकम मेथड है। और इससे भी इसी टाइप से एक तरीके से नेशनल इनकम निकलती है, ठीक है। थर्ड है द एक्सपेंडिचर मेथड excludes spending on intermediate goods to avoid overestimating the size of economy। तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि देखो इंटरमीडिएट गुड, अब जैसे जो लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड है कि आपको ये पनीर कितने का पड़ा, 500 रुपए का, पनीर की सब्जी 500 की पड़ी, तो 500 की सब्जी पड़ी तो आप समझ लो यही तो एक्सपेंडिचर है, आपने तो बस 500 रुपए दिए। या तो आप वैल्यू एडेड करके देख लो तो भी 500 रुपए आने वाले हैं, समझ लो कि 100 150 ये बीच में जितनी जितनी वैल्यू एड हुई सारे पैसे मिला के आप देखोगे तो भी 500 पड़ेंगे। आपने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मेथड से देखा तो भी 500 पड़ने वाले हैं। और जो इनकम मेथड है कि जहां पे वेज रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट अलोंग विद द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये सारी चीजें ऐड कर दी तब भी वही बात पढ़ने वाले। तो चारों चीजें करोगे, सॉरी तीनों चीजों करोगे सेम बात पढ़नी हुई है। और यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 12th क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए। सिंस 2015 इंडिया हैज एडॉप्टेड जीवीए एट बेसिक प्राइजेस एज द प्राइमरी मेजर फॉर सेक्टर वाइज इकोनॉमिक एस्टिमेशन। तो ये फैक्चुअल है, 2015 के अंदर जीवीए अडॉप्ट किया था, ठीक है, बेसिक प्राइस के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। जीवीए एट बेसिक प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्ट्रैक्टिंग प्रोडक्शन सब्सिडीज फ्रॉम जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट और उसके बाद में बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ, यह है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के अंदर कुछ भी किसी भी टाइप के टैक्सेस वगैरह नहीं होते। फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको जाना है बेसिक प्राइस, तो बेसिक प्राइस और फिर बेसिक प्राइस से आपको जाना है मार्केट प्राइस। तीनों के बारे में बताता हूँ। तो पहली चीज है फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस आए तो यहाँ पे होगा प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन प्रोडक्ट टैक्स नहीं प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन टैक्स हर जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि 100 चेयर बनानी है तो 100 चेयरों के ऊपर प्रोडक्शन टैक्स एक बार ही लग जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर ही प्रोडक्शन सब्सिडी मिल जाएगी मान लो, ठीक है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, जैसे मान लो ईवी वगैरह के लिए प्रोडक्शन सब्सिडी दे रही है। फिर उसके बाद में मिल जाएगी अपने को बेसिक प्राइसेस। अब बेसिक प्राइस के अंदर अपन ने प्रोडक्ट प्रोडक्ट अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट के ऊपर एक सिंगल चेयर के ऊपर भी कुछ टैक्स लग रहा है, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट टैक्स। उसके बाद में प्रोडक्ट टैक्स, और इसमें से ये तो करेंगे प्लस, यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स प्लस करेंगे और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस। सेम ऐसे ही हमने जो प्रोडक्ट टैक्स जैसे ऐड किया है वैसे माइनस कर दो प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब्सिडी। उसके बाद में हमें मिल जाएगी मार्केट प्राइस। तो ये स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट है जीवीए एट बेसिक प्राइस कैलकुलेटेड, जीवीए एट बेसिक प्राइस। अब बेसिक प्राइस कौन सी है, बेसिक प्राइस है ये वाली। इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्स हमने ऐड कर लिया, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी भी हमने माइनस कर दी, ठीक है, फ्रॉम द जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट पे हमने मिल, तो ये स्टेटमेंट हो गया सीधा सीधा सा सही। थर्ड है जीवीएट बेसिक प्राइस। अब बेसिक प्राइस एक्सक्लूड ऑल प्रोडक्ट टैक्स, एक्सक्लूड याद रखना, एक्सक्लूड करवा रहा है ऑल प्रोडक्ट टैक्स एक्सक्लूड एंड प्रोडक्ट सब्सिडी सच एज जीएसटी, फूड सब्सिडी। अब ये जीएसटी वगैरह ये प्रोडक्ट टैक्स ही तो है, और फूड सब्सिडी इनको भी हटा दो क्योंकि ये भी प्रोडक्ट सब्सिडी है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हो गया सही, तो तीनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। और फर्स्ट है स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड है करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन यही तो है, इंडिया इज अडॉप्टेड जीवीए एट बेसिक प्राइस एज द प्राइमरी मेजर फॉर सेक्टर वाइज ये इसीलिए तो इसको अडॉप्ट किया था। वैसे तो ये फैक्चुअल है सिंस 2015 वगैरह थोड़ा सा, पर आप करोगे थर्ड देखोगे तो ये सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट क्या है, जैसे एक्सपेंडिचर माइनस जो रिसीट है टोटल उसी को फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं। और फिजिकल डिफिसिट जितना है
वो इक्वल होती है बोरोइंग के, क्योंकि उसको बराबर करने के लिए हमें बोरो करना ही पड़ेगा पैसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट रिप्रेजेंट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, डिफिसिट और डेट में क्या डिफरेंस है। तो गिवन ईयर के अंदर तो होता है डिफिसिट, और अगर हम कंबाइन करें पीछे वाले ईयर्स को भी कंबाइन करें तो वो होती है हमारा एक तरीके से डिफिसिट, और वो हो गया डेट। तो इफ हाई फिजिकल डिफिसिट ऑलवेज लीड टू हाई इन्फ्लेशन। भाई बहुत हाई फिजिकल डिफिसिट है, हाई फिजिकल डिफिसिट है ऑलवेज लीड टू हाई इन्फ्लेशन। नहीं, ये कोई बात नहीं है, मैंने बताया था ना। अगर हमने फिजिकल डिफिसिट को मतलब बराबर करने के लिए, हमें उसको मैनेज करने के लिए हमने अगर पैसे लिए हैं आरबीआई से, अब वो पैसे आरबीआई से लिए हैं और वो पैसे जाएंगे वापस से मार्केट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, तब तो इन्फ्लेशन होगी होगी रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नहीं, तब तो होगी, ऑलवेज आ गया ना, तो नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। पर अगर हमने पैसे जनता से लिए हैं, बोरो जनता से किए हैं, तो मार्केट में तो ऑब्वियसली मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, तब तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑलवेज की जगह ऐसा होता है ना कि मे बी, तब ये स्टेटमेंट सही हो सकता था, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द फिजिकल डिफिसिट कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू मार्केट बोरोइंग, एक्सटर्नल लोन और डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो स्टेटमेंट सही है भाई, मार्केट बोरोइंग हो सकती है, एक्सटर्नल लोन हो सकता है, और डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है आरबीआई से एक तरीके से मनी सब, मतलब आरबीआई से पैसे ले सकते हैं नए मनी प्रिंट करवा के। फोर्थ है, इट इज कैलकुलेटेड बाई सब्ट्रैक्टिंग टोटल नॉन डेट रिसीव्ड फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? फिजिकल डिफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नॉन डेट रिसीव्ड फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर, समझ रहे हो? नॉन डेट रिसीट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था नॉन डेट रिसीट एक्चुअल में क्या है। तो नॉन डेट रिसीट, थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि नॉन डेट रिसीट वो है कि जहां पे क्या है, हमें वापस नहीं, वहां वापस पैसे नहीं दे सकते, हमें देना नहीं। और ये है जैसे मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई है, उसके स्टेक को बेच के हो सकता है ये चीजें, और ऐसा इसको किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया सही, और यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो है टू। तो आंसर हो गया बी। अब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, यहाँ पे इंडिया के दो स्टॉक एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, एनएससी और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। दे फैसिलिटेट द सेकेंडरी मार्केट बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेडिंग ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी। तो स्टेटमेंट सही है। सेकेंडरी मार्केट क्या है? देखो, प्राइमरी मार्केट का मतलब है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। उसके बाद जब पहली बार को कंपनी मतलब स्टॉक लिस्ट करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद अगर वो ट्रेड होता है, जो शेयर ट्रेड होते हैं, और वो ट्रेड होते हैं एनएससी और बीएससी के थ्रू, जो स्टॉक मार्केट है उनके थ्रू, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, दे आर द प्राइमरी इशूअर ऑफ द इशूअर। प्राइमरी इशूअर नहीं, नहीं, इशू तो कंपनी करती है। रिलायंस के जो शेयर इशू करेगी वो तो कंपनी करेंगी। जो एनएससी बीएससी वो इशूअर नहीं है, ये बात याद रखना, वो इशूअर नहीं है, वो फैसिलिटेटर है। वो एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आपके शेयर हम एक तरीके से प्रोवाइड करेंगे, शेयरों का ट्रांजेक्शन, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इंश्योर काउंटर पार्टी रिस्क मिटिगेशन थ्रू ए क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। तो क्लियरिंग सेटलमेंट प्रोसेस क्या है? जैसे मान लो कि कोई बायर है, ठीक है, और कोई सेलर है। अब सेलर ने इक्विटी या शेयर दिया है, और उसके बदले में उसने पे, अब दोनों में से कोई इंसान मुकर जाए अपनी बात से, तो इसको सेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो क्लियरिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, वो करवाता है इसको। इसको बारे में हम कभी बाद में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट हो जाएगा, थर्ड भी करेक्ट है, और फर्स्ट करेक्ट था ही, प्राइमरी इशूअर नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, तो 14 में हो जाएगा बी। अब ये देखते हैं, एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न व्हेन ए फर्म एड्स more unit of variable input to a fixed input such as factory building, what is the expected result for the marginal product of labor? क्या मतलब है इसका? देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, मैंने बताया था मार्जिनल जहां जहां बढ़ा है वहां पे एडिशनल कर लेना। और कोई फर्म है जिसमें वेरिएबल इनपुट है, वेरिएबल इनपुट और फिक्स इनपुट, वेरिएबल इनपुट का मतलब लेबर वगैरह ये हो गया, और फिक्स इनपुट हो गया फैक्ट्री बिल्डिंग, ये तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगा? तो एडिशनल मतलब एक तरीके से वेरिएबल जो इनपुट्स है वो हमने और ऐड कर दिए। जैसे कोई मान लो किचन है, किचन में 10 लोग काम करते थे, और अब हमने कर दिए 15 लोग, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो
अब यहाँ पे क्या है, इट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर एडेड। नहीं, ये तो गलत बात है, कांस्टेंट नहीं होने वाला वाला नंबर ऑफ वर्क ऐड करने की वजह से। इट इवेंचुअली, यहाँ पे देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ये बताता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग बताता है कि ऐड करने से क्योटिक सिचुएशन बढ़ जाती है, ओवर क्राउडेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्लाइन होता है इनपुट के अंदर। डिक्लाइन फिक्स इनपुट बिकम ओवर क्राउडेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो कम हो जाता है। ठीक है, 16th MCQ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है, देखो क्या होता है, जब रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर स्कीम के अंदर पैसे देती है जनता को डायरेक्टली, ताकि इकोनॉमिक इनपुट बढ़े। ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। और जब बहुत ज़्यादा होती है तो रेपो रेट वगैरह इनसे ही कर लेती है, मैनेज कर लेती है। ठीक है, या फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वगैरह करके मैनेज कर लेती है। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन से ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होती है डिस्पोजेबल इनकम। इवन जैसे मान लो किसी की 1 लाख इनकम है तो उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके मतलब रेशियो में ही टैक्स लिया जाएगा। जैसे 2 लाख हो गई तो उसके रेशियो में टैक्स लिया जाएगा। तो ये है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन। तो इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती नहीं है, इंक्रीज नहीं होती है, ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं होती है ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम। तो नहीं, स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सेकंड है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हेल्प मॉडरेट एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग द डाउनटर्न विदाउट रिक्वायरिंग न्यू लेजिस्लेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या है कि मतलब मान लो उनके खाते में कुछ पैसे डाल दिए, तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। हेल्प मॉडरेट एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देगा कि हाँ भाई रिसेशन चल रहा है 2 क्वार्टर के लिए। रिसेशन का मतलब बताया था 2 क्वार्टर के लिए, जब इकोनॉमी डाउन नेगेटिव चल रही हो तो उसको बोलते हैं रिसेशन। थर्ड है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी डिसीजन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है वो ऑपरेट इंडिपेंडेंटली करते हैं और इसके में फिजिकल जो पॉलिसी डिसीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब ये 16th जो स्टेटमेंट है इसमें 2 और 3 हो जाएंगे सही, यहाँ पे करेक्ट ही पूछा है। 17th क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट डिबेट ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन मैप। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब है फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल जो डिफिसिट है उसको बहुत रिड्यूस कर दो। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो फिजिकल डिफिसिट भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, पर वो परसेंटेज में कम हो जाएगा। जहां पे मान लो 1,000 करोड़ जीडीपी थी मान लो, अब वो 1,500 करोड़ हो गई है। और फिजिकल डिफिसिट कोई टाइम पे 100 करोड़ ही था, अब 110 करोड़ है। अब देखो रेशियो कितना है, तो जीडीपी टू मतलब डेट है वो कम हो गया है। समझ रहे हो, अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे तो। अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन नेसेसरली इंप्लाइज रिडक्शन इन पब्लिक डेट इन एब्सोल्यूट टर्म। इन एब्सोल्यूट टर्म नहीं, ये हो गया गलत। सेकंड है, ए डिक्लाइनिंग फिजिकल डिफिसिट टू जीडीपी रेशियो कैन अकर इवन इफ ए नॉमिनल डिफिसिट राइजेस। तो ये स्टेटमेंट भी सही गलत ही होगा। क्या होगा कि जैसे मान लो डिक्लाइनिंग हो रही है डिफिसिट टू जीडीपी रेशियो, इवन नॉमिनी डिफिसिट रियलाइज होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। थर्ड देखते हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन इनकम्पेटिबिलिटी विद काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसी। नहीं, तो जो क्या है काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी का क्या मतलब है, जब रिसेशन चलाओ तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। समझ रहे हो, और जब इन्फ्लेशन हो तो वहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दो, मनी सप्लाई को कम कर दो। तो ये तो उल्टा हो गया ना। अब यहाँ पे करेक्ट स्टैंड ने पूछा है तो नन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टर्निंग पॉइंट इन द एनवायरमेंटल कजनेट कर्व। तो कजनेट कर्व के बारे में पहले भी पढ़ा था। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कर्व है, अब यहाँ पे ये है एक तरीके से पर कैपिटा इनकम, और मान लो ये है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ठीक है, एक टाइम तक, वैसे वैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता रहेगा एक टाइम तक। और एक टाइम पे हो जाएगा पीक पॉइंट, इसी को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। समझ रहे हो, तो टर्निंग पॉइंट पे क्या, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी देखो, द पॉइंट वेयर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग एज इनकम कंटिन्यू टू राइज। तो धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद बढ़ती रहेगी इनकम। समझ रहे हो, पर कैपिटल इनकम तो बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे जो है कम। समझ रहे हो, तो इसी को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है,
ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कि कुछ टाइम के लिए जब जॉब चेंज कर रहा हो तो उसकी वजह से ऐसा होता है। इट रेफर्स टू द टाइम लैग बिटवीन जॉब व्हेन इंडिविजुअल सर्चिंग फॉर ए न्यू जॉब और स्विचिंग बिटवीन जॉब्स। तो स्टेटमेंट हो गया सही। अब है 20 स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो मैंने बताया था कि ऑटोमेशन वगैरह की वजह से ऐसा होता है कि लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री है वहाँ पे ऑटोमेशन हो गया, एआई वगैरह हो गया और स्किल लोगों के पास है नहीं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अराइजेस फ्रॉम ए फंडामेंटल मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबल एंड द स्किल ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स। तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सच एज automation in manufacturing can lead to structural unemployment if the workforce is not upskilled। तो स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है इट इज प्योरली शॉर्ट टर्म फिनोमेना that resolve itself as the business cycle recovers। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे साइक्लिकल टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है ना कि फ्रिक्शनल टाइप की। तो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। यहाँ पे पूछा है वन और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आज के हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।